हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रियाशारीर पेपर 2 के एडेड पोर्शन को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपका एमसीक्यू फॉर्म होता है, एससीक्यू फॉर्म होता है और एलएक्यू फॉर्म होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि धातु शब्द की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट्स, आपने व्युत्पत्ति यही लिखनी है इसकी। धा धातु प्लस में तुम प्रत्यय लगाकर हमारे पास धातु शब्द बनता है। निरुक्ति हमारे पास आती है धारनाथ धातुआ, ये जो कि आचार्य सुश्रुत के द्वारा दी गई है। इसका मतलब होता है जो शरीर को धारण करता है वह क्या होता है, धातु। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी परिभाषा बताइए। श्लोक याद नहीं होता लास्ट टाइम पे तो कोई इशू वाली बात नहीं, हिंदी याद करो अच्छे से। जो शरीर में धारण और पोषण कर्म करते हैं वे क्या होते हैं, हमारे पास धातु होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि धातु का सामान्य परिचय बताइए। तो सामान्य परिचय क्या होता है, बेसिक उसका इंट्रोडक्शन, दैट इज योर कि शरीर, मन और प्राणों को धारण करने वाला क्या होता है, हमारे पास धातु होता है। या फिर जो शरीर की वृद्धि कराता है वो हमारे पास क्या होता है, धातु। तो हमारे शरीर के अंदर कितनी धातुएं होती है स्टूडेंट्स, हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं होती हैं, रस से लेके शुक्र तक। ये श्लोक हम आगे लर्न करेंगे, आई होप आपने लर्न किया होगा। यहाँ पे आप ये वाला श्लोक भी लर्न कर सकते हो कि ददति इति धातु, जो कि शरीर का धारण करने वालों को क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको जो लर्न करना है, ये श्लोक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी धातु आपके लिए क्वेश्चन में आते हैं, लाइक रस पूछ लिया, रक्त पूछ लिया, मास, मेद, किसी भी धातु के अंदर आप ये श्लोक इंपॉर्टेंटली ऐड कर सकते हो। पेपर का रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। धातुएं 7 रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र होती है। इनको ही दुष्य भी कहा जाता है। सो दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, धातु की जगह न देके दुष्य दे दिया आपको, तो भी आपको क्या समझना, धातु ही, क्योंकि ये दोषों से दूषित होती हैं और धातुओं की यही संख्या और नाम को सभी आचार्यों ने माना है। तो संख्या कितनी है हुई है हमारे पास, 7 धातु, नाम आपने देख लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके लिए क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके लिए फॉर्म होता है एक एमसीक्यू कि प्रीणन कौन सी धातु का काम है, जीवनम, लेपन, स्नेहो, धारण, पूर्ण, ये किस किस धातु का है। मतलब कि रस के द्वारा हमारे पास प्रीणन होता है, रक्त, जीवन, मांस के द्वारा लेपन। देखो मांस ऐसे आप याद करो कि मांस आपकी पूरी बॉडी में लेप किया हुआ है ना, मांस का ऐसे। मेद क्या होता है, मेद जैसे कि स्नेह भाग होता है, फैट वाली चीजें होती है, मेद के अंदर आती है, तो स्नेह ऑयली चीजें आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अस्थि, अस्थि का काम क्या होता है, अस्थि के द्वारा धारण, मतलब कि कंप्लीट हमारा स्केलेटल सिस्टम बना रखा है, हमारी बॉडी को हष्ट पुष्ट बनाने में अस्थि का ही काम होता है। मज्जा के द्वारा पूर्ण, मतलब कंप्लीट मज्जा करती है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है कि शुक्र के द्वारा गर्भ की उत्पत्ति। सो ऐसे यही एज इट इज आपसे कहाँ पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि धातु पोषण से संबंधित विभिन्न न्यायों का वर्णन कीजिए। तो धातु पोषण क्या होता है, मतलब कि बेसिकली धातुओं का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो कर्म होता है धातु पोषण होता है। तो जैसे कि आहार के संपूर्ण पाचन के बाद में बने आहार रस के द्वारा कर्म से रस, रक्त आदि 7 धातुओं की स्वयं स्वयं की अग्नियों से पोषण होता है। ओके, जैसे कि रस अग्नि है वो रस का पोषण करेगी, रक्त अग्नि है वो रक्त का पोषण करेगी। ओके, सो इसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि धातु पोषण न्याय आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन क्या बनता है कि कर्म परिणाम पक्ष न्याय, शीर गति न्याय या फिर सर्व आत्म परिणाम पक्ष न्याय किसका नाम है हमारे पास, दैट इज योर शीर गति न्याय का। नेक्स्ट हमारे पास आता है केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय, एक काल धातु पोषण, दैट पक्ष न्याय। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे जो आचार्यों ने, कौन से आचार्य ने कौन से न्याय माने हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, जैसे कि केदारी कुल्य न्याय क्या होता है कि इसमें श्लोक नहीं है, इंपॉर्टेंट, अगर याद नहीं होता तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है कि जिस प्रकार शीर, मतलब आपके दूध से पूरी तरह से दही, मतलब कि दही में, और दही से पूरी तरह से छाछ व नवनीत में, और नवनीत से पूरी तरह से घृत में परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही अपनी अपनी अग्नियों से पाक होकर रस धातु संपूर्ण रूप से रक्त में, और रक्त जो होती है मांस में, मांस मेद में, मेद अस्थि में, अस्थि मज्जा में, और मज्जा जो है शुक्र में परिवर्तित होती है। ओके, तो इनमें क्या होता है कि धातु का पोषण कर्म से होने के कारण इसको कर्म परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे देखिए ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, आपको इजी होगा समझने में, और ऐसे ही अगर आपके पास आता है तो आपको बनाना है। ओके, देखो आहार आया, आहार के ऊपर अपनी कौन सी अग्नि काम करती है, जठराग्नि के द्वारा पाचन होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसका 2 भाग बनते हैं। देखो एक तो उसका यूजफुल पार्ट और एक वेस्ट वाला पार्ट, मतलब कि आहार रस मतलब सार भाग, और एक होता है मल भाग। मल क्या होता है आपकी बॉडी का, आपको पता है कि मूत्र और पुरुष मल होता है।
फिर जो आहार रस बना है उसके ऊपर रस अग्नि काम करेगी, तो हमारे पास 3 पार्ट बनेंगे, स्थूल भाग, सूक्ष्म भाग और किट्ट भाग। ओके, यही से लर्न करते हुए चलना, यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन आराम से निकलेगा, और एमसीक्यू निकल गया और एससीक्यू आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो एलएक्यू भी आप अच्छे से लिख दोगे। देखो स्थूल भाग क्या होता है कि उसका रस धातु, कंप्लीट जो रस धातु का निर्माण हुआ है, पोषण हुआ है, वो स्थूल भाग हो गया, मतलब मेन वाला जो कंटेंट बना है वो। सूक्ष्म मतलब कि इसका अल्प जो वाला कम भाग बना है, उपधातु का निर्माण। सो उपधातु कौन सी होगी यहाँ पे, सन्य और आर्त, साथ साथ में देखो आपको उपधातु भी याद हो रही है। और किट्ट भाग क्या होगा यहाँ पे, कफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या होएगा कि इसी के आगे चलेगा हमारे पास रक्त को निर्माण करने वाले अंश होंगे, वो इससे आगे फर्दर चलेंगे। तो वहां पे क्या करेगा कि रक्त अग्नि काम करेगी, तो रक्त अग्नि काम करेगी तो वही 3 चीजें वापस से फॉर्म होगी। सो स्थूल भाग मेन क्या बनेगा हमारे पास, रक्त बन जाएगा। रक्त के बाद में सूक्ष्म भाग उपधातु हमारे पास कंडरा और शिरा बन जाएंगी, और कित्त भाग जो हमारे पास वो मांस, मतलब कित्त भाग हमारे पास पित्त बनेगा। ओके, कित्त भाग क्या बनेगा, पित्त बनेगा। रक्त का कित्त भाग क्या होता है, पित्त होता है। ओके, फिर हमारे पास क्या होता है कि अब मांस धातु का निर्माण होगा तो मांस अग्नि काम करेगी, मांस अग्नि काम करेगी तो मांस का निर्माण होगा, पोषण होगा। उप धातु हमारे पास क्या होगी, वसा और षट त्वचा। और हमारे पास कित्त भाग क्या बनेगा, ख बल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेद अग्नि काम करेगी तो मेद का मेन पार्ट बनेगा। फिर सूक्ष्म भाग, मेद का उप धातु क्या होता है, स्नायु और अस्थि। और किट्ट भाग क्या होता है अपने पास, श्वेद। और हमारे पास अस्थि बनेगी, फिर अस्थि अग्नि काम करेगी तो अस्थि स्थूल भाग बन गया, सूक्ष्म भाग उसकी उपधातु का निर्माण हो गया। और किट्ट भाग हमारे पास क्या होता है कि हमारे जितने भी हार्ड पार्ट है, लाइक की श्रोम, नख। ओके, सो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स की अस्थि के लिए कोई भी उपधातु हमारे पास नहीं होती है। ओके, सो अस्थि के लिए नहीं है, और किसके लिए नहीं है, मज्जा के लिए भी कोई उपधातु नहीं होती है, मज्जा। फिर मज्जा के किट्ट भाग को आप याद करो कि नेत्र, पुरीष, त्वचा की स्निग्धता। और फिर हमारे पास शुक्र का निर्माण होगा, और शुक्र से हमारे पास कोई भी मल का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केदारी कुल्यनाय। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंटली बनाना है। क्या बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होगा। देखो यहाँ पे आपने केदारी मतलब नालियां बनाई है, ऐसे उन नालियों के अंदर आपका आहार रस का वहन हो रहा है। यहाँ पे आपकी सब धातुओं का निर्माण हो रहा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ओके, देखो ये केदारी शब्द में जो केदारी शब्द होता है उससे आप क्या समझ सकते हो, क्यारिया शब्द से आप नाली का अर्थ ले सकते हो। देखो ये नाली रूपनी स्ट्रक्चर बनी है ना। देखो फिर क्या होता है कि जिस प्रकार किसी खेत की सिंचाई की जाने पर पानी खेत में बनी सबसे पहली क्यारी जो होती है, नाली होती है, उसमें जाता है, उसके बाद में आगे का जो उसका सब डिविजन होता है उसके अंदर बहता है, फिर इसी क्रम से खेत में अंतिम क्यारी तक, अंतिम जो नाली बनी है उस तक पानी पहुंचता है। वैसे ही क्या होता है कि आहार रस सबसे पहले रस धातु में जाता है, उसके बाद में रक्त धातु में जाता है, और इसी प्रकार कर्मशय वो सप्त धातुओं के पास पहुंचता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि आचार्य चक्रपाणी, रद्द, वाग्भट, सुश्रुत और दलहन ने केदारी कुल्य धातु पोषण न्याय का समर्थन किया है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है खले कपोत। खले कपोत आप कैसे समझते हो, जैसे कबूतर है वो दाना चुग चुग के अपने इकट्ठा करता है। देखो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना सकते हो। कौन सा डायग्राम बनाओगे आप, यहाँ पे ये वाला। ओके, इजी सा डायग्राम है। सी देखो जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर खली शब्द मतलब कि खलिहान, जैसे खेत, व कपूत शब्द से हम क्या समझते हैं, कबूतर का अर्थ लिया गया है। जिस प्रकार जो हमारे खेत होते हैं, खेत में बहुत सारे कबूतर दाना चुगने आते हैं, तथा दाना चुगने के बाद जब वो अपने अपने घर मतलब कि उन घोंसलों में जाते हैं, तो जिस भी कपूत मतलब कि कबूतर का घर पास होगा उसको घर में पहुंचने में उतना ही कम समय लगेगा, और जितना दूर होगा उसको घर पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा, है ना। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि आहार रस से बनने के बाद जिस भी धातु का स्थान पास होगा उसका आहार रस उसको पहुंचने में कम समय लगेगा, तथा जिसका भी स्थान दूर होगा उसी में आहार रस पहुंचने में अधिक समय लगेगा। सभी रस, रक्त, मांस आदि धातुओं के मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग, अभी हमने देखा कि अलग अलग की जठराग्नि अलग अलग तरीके से काम करती है, तो सबके मार्ग भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो जिससे रस, रक्त आदि धातुओं की दूरी उत्तरोत्तर अधिक होती है, अतः पूर्व धातु की अपेक्षा उत्तर धातु में आहार रस देरी से पहुंचता है। हमको पता है जो पास में आप लाइक आपकी कॉलेज की छुट्टी होती है, तो कॉलेज से छुट्टी होती है, जिसका रूम या फिर हॉस्टल पास में होता है वो पहले पहुंच जाता है, जिसका दूर होता है वो बाद में पहुंचता है। बस इतना ही है इसके अंदर। ओके, सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि मैंने कंप्लीट आपको सारे न्याय बता दिए हैं। अब एक लास्ट न्याय बचता है, दैट इज योर एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय। तो इसके अंदर क्या होता है कि आहार रस एक काल मतलब एक साथ एक ही समय में सभी सप्त धातुओं में प्रवेश कर कर रस, रक्त आदि सभी धातुओं का निर्माण कर पोषण करता है।
इसको ही एक काल धातु पोषण पक्ष न्याय कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि आहार रस होगा वो एक ही साथ में सारे धातु पोषण का सारी धातुओं का पोषण कर देगा, निर्माण कर देगा। ओके, तो अलग अलग आचार्य थे, उनका अलग अलग मत था। अब हमारे पास आती है रस धातु। रस धातु की आपको क्या लर्न करनी है? निरुक्ति, व्युत्पत्ति और उसकी परिभाषा। हमारे पास ये निरुक्ति आप लर्न कर चुके हो। अगर आपने संस्कृत पेपर 2 में भी आपकी निरुक्ति काम आएगी स्टूडेंट्स, सप्त धातुओं वाली, तो अच्छे से लर्न करो। ओके, निरंतर गतिशील रहने वाला क्या होता है? हमारे पास रस होता है। ओके, इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे पंचभौतिक, चतुर्विध, षड रस से युक्त, 2 और 8 प्रकार के वीर्य वाले, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने, किसी ने 2 वीर्य माने हैं, किसी ने 8 प्रकार के वीर्य माने हैं, और अनेक गुण से युक्त, बहुत सारे गुण, तथा सम्यक पाक, मतलब कंप्लीट उसका पाक डाइजेशन होने के द्वारा परिणाम को प्राप्त हुआ, मतलब जो एंड रिजल्ट मिला है हमें आहार का, जिसको तेजो भूत सार भाग, मतलब जो हमारी जठराग्नि ने काम किया है उससे सार भाग जो बना है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि रस धातु का स्थान क्या होता है? तो हृदय रस धातु का स्थान होता है। आचार्य वाग्भट, भील और शारंगधर ने भी रस का स्थान क्या माना है? हमारे पास अर्ध्य माना है। और हमारे पास अब क्या पूछा जाएगा? इसका गुण कर्म पूछा जाएगा। तो रस है, तो रस का मैंने सबसे पहले तो आपको श्लोक बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, प्रियंगम जीवनम लेपनम वाला। वहां से हमारे पास क्या आता है कि एक वो आप प्रियंगम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आप क्या लिखोगे कि द्रव होती है। रस आपको क्या लगता है? लिक्विड लिक्विड जैसा लगेगा। शीत होती है, स्वादु मतलब मधुर होती है, स्निग्ध और चल गुण युक्त होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि देखो ये यहाँ पे आया, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, कर्म वाला, कि शरीर को तुष्टि मतलब संतुष्टि प्रदान करने वाली होती है, प्रीणन मतलब तर्पण करता है, और रक्त की पुष्टि मतलब की पोषण करता है। ये श्लोक लर्न करें, इजी सा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रस धातु का प्रमाण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यू का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या बनेगा? हमारा एमसीक्यू बनेगा। तो कितना कितना हमारे पास इसका प्रमाण होता है? 9 अंजलि। कितना होता है? 9 अंजलि। एक अंजलि कितना होता है? जैसे कि देखो, दोनों हाथों की हथेली को मिलाने पर बना खाली स्थान ही क्या होता है? हमारे पास 1 अंजलि होता है। तो 9 अंजलि कैसे याद करोगे कि रस को दिन में 9 बार ग्रहण करना चाहिए। ऐसे करके आप कुछ ट्रिक्स से लर्न कर सकते हो कि 9 होता है, 9 अंजलि। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्त्रोतस। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक एमसीक्यू बनेगा आपके। देखो, रस व स्त्रोतस बताइए। तो आचार्य चरक के अनुसार हृदय एवं 10 धमनी हमारे पास रस व स्त्रोतस का मूल स्थान होती है। आचार्य सुश्रुत दोनों ने अलग अलग बताया है। आचार्य सुश्रुत ने हृदय व रस व धमनियां बताई है। यहाँ पे क्या बताया है? 10 धमनियां। आचार्य चरक ने क्या बताई है? 10 धमनियां। और सुश्रुत जी ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने रस वाली धमनियां ही बता दी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि रस व स्तोत्र दुष्टि निदान। इसके अंदर क्या होता है कि गुरु क्या क्या कारणों से रस व स्तोत्रों की दुष्टि हो सकती है। निदान क्या होते हैं? बेसिकली आपके कारण, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखो इसमें अगर आप गुरु और शीत भोजन का ज्यादा ग्रहण करोगे, क्योंकि गुरु और शीत तो खुद ही है, स्निग्ध तो खुद ही होता है। अति स्निग्ध भोजन का ज्यादा ग्रहण किया, अति मात्रा में ज्यादा भोजन खाओगे, या फिर अधिक चिंता करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रस व स्तोत्र दुष्टि के लक्षण। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? अरुचि, मुख वैरस्य, हल्लास, गौरवम, तंद्रा आदि का होना, और रस धातु प्रदोषक समस्त विकार का होना। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं कि आपको लक्षण जो है उसका श्लोक याद करना है। ओके, रस व स्तोत्र दुष्टि की चिकित्सा क्या कर सकते हो? अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आप क्या कराओगे? उसे आम दोष की चिकित्सा करोगे, लंघन रस जैसी चिकित्सा कराओगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये टॉपिक आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आपके लिए आने वाला है कि आयुर्वेद के अनुसार हृदय के सामान्य परिचय एवं कर्म का वर्णन कीजिए। जैसे हमारे पास क्या होता है कि हृदय की व्युत्पत्ति और अब निरुक्ति। देखो, जो रस रक्त का ग्रहण कर उनको संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है तथा संकोच, विकास आदि गतियां करता है, वह क्या होता है? हमारे पास हृदय होता है। ओके, तो हृदय का स्वरूप काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये स्वरूप से यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। ओके, तो स्वरूप को अच्छे से लर्न करें। मतलब कि हृदय जो होता है वो पुंडरीक, पुंडरीक क्या होता है? कमल के समान अधोमुख होता है। ओके, हृदय जागृत अवस्था में विकसित मतलब कि तेज हृदय गति, तथा स्वप्न अवस्था में जो होता है वो संकुचित यानी हृदय की मंद गति होती है। ओके,
सो हृदय क्या होता है, यहाँ ये क्वेश्चन काफी आता है कि हृदय किस किस चीज का स्थान है। हृदय हमारे पास चेतना का स्थान होता है, एक ओज का स्थान भी हमारे पास क्या होता है, हृदय होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि विज्ञान, पंच इंद्रिया, इंद्रियों के अर्थ, सगुण, आत्मा, चेतस, मतलब आपका मन जो होता है, एवं चिंत्य, इन सभी का स्थान अंगों से बनने शरीर के हृदय में ही रहता है। ओके, तो देखो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओ जाएगा तब भी मैं आपको ये बताऊंगी कि पर ओज और चेतना जो होती है वो हमारे पास कहाँ रहती है, हृदय के अंदर रहती है। आप बताना मुझे अपर ओज कहाँ रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हृदय में त्रिदोष मतलब वात, पित्त, कफ भी रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अष्टविध सार का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टविध सार का वर्णन। इसमें आपने जो डेफिनेशन लर्न करनी है इतनी सी लर्न कर लेना, ज्यादा लर्न नहीं करना, कि शरीर में रहने वाले बल और स्थिर अंश को क्या कहते हैं, हमारे पास सार कहते हैं। आचार्य चरक ने विमान स्थान में बल के प्रमाण को जानने के लिए रोगी की 10वीं परीक्षा के अंतर्गत सार परीक्षा का वर्णन किया है। जी स्टूडेंट, आप नेक्स्ट ईयर मतलब कि सेकंड प्रॉफ में आप ये जब विमान स्थान पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू का भी है कि कितने सार होते हैं आचार्य चरक के अनुसार, मतलब सार कितने होते हैं। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि 8 होते हैं। कौन कौन से, त्वक, मांस, अस्थि, शुक्र, रक्त, मेद, मज्जा और सत्व। देखो आपकी जो धातुएं हो गई, और उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाता है कि त्वक सार को हम रस सार भी कहते हैं, और आखिरी वाला एक 8 क्या हो जाता है, सत्व सार। नेक्स्ट हमारे पास त्वक सार। देखो त्वक सार के आपको यहाँ पे सार के पुरुष के लक्षण अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको श्लोक याद नहीं होता है तो अच्छे से हिंदी में करो, एटलीस्ट करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिन व्यक्तियों की त्वचा और रोम क्या होते हैं, सुप्रसन्न मतलब कि स्वस्थ होते हैं, मृदु हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्वकसार पुरुष कहते हैं। आचार्य दलहन के अनुसार त्वक से त्वचा में स्थित रस का ज्ञान होने के कारण त्वकसार को ही रससार कहा जाता है। त्वक में स्थित रस का ज्ञान होने से किसे क्या कहा जाता है, हमारे पास त्वकसार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रक्तसार। रक्तसार के अंदर क्या आता है कि नख, नयन, तालु, जीवा, ओष्ठ, और हमारे पानी तल मतलब जो हथेलियां होती है, पाद तल मतलब जो अपने पैरों के जो नीचे का सॉल वाला पोर्शन होता है, जिन व्यक्तियों के स्निग्ध, चिकने एवं ताम्र वर्ण के होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रक्तसार पुरुष होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीदसार के लिए, जिसका शरीर अछिद्र गात्र युक्त मतलब कि पूर्ण मांस से भरा हुआ हो, कोई भी छिद्र ना हो उसके अंदर, और जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जिसमें अस्थियां और संधियां मांस से ढकी हुई हो, मतलब मांस सारा काफी सारा मांस जहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो ज्यादा मांस वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, मांसदार पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीदसार। जिन व्यक्तियों के मूत्र, स्वेद और स्वर में स्निग्धता हो, जिन व्यक्तियों का शरीर बृहत मतलब कि काफी बड़ा हो, और जिन व्यक्तियों का शरीर क्या हो, परिश्रम कर जो मेहनत करने वाले हैं, परिश्रम जो होता है वो सहन ना कर सके, ओके, तो वो क्या होता है, नीदसार पुरुष। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अस्थिसार। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है। महासिर, महास्कंद, जिन व्यक्तियों का सिर एवं स्कंद बड़े बड़े होते हैं, जिन व्यक्तियों के दंत होती है, नख और अस्थियां ये सब दृढ़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अस्थिसार पुरुष। मज्जासार क्या होता है कि जो व्यक्ति कृश मतलब कि अदुर्बल हो, अकृश, अदुर्बल, जो व्यक्ति उत्तम बल वाला हो, जिन व्यक्तियों में स्निग्धता पाई जाती हो, और जो गंभीर स्वर वाले होते हैं, जो व्यक्ति सौभाग्य युक्त और बड़े बड़े नेत्र युक्त होते हुए हमारे पास मज्जासार होते हैं। शुक्रसार, जिन व्यक्तियों का शरीर स्निग्ध और सहन मतलब गठीला होता है, जिन व्यक्तियों में अस्थिर दंत, नख श्वेत वर्ण के होते हैं, और जो व्यक्ति अधिक कामयुक्त स्वभाव व प्रजा युक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सत्वसार, मतलब कि जो व्यक्ति स्मृतिवान हो, प्रज्ञावान हो, शौर्यवान हो, भक्ति करने वाला हो, सोचयुक्त मतलब कि शुद्ध एवं पवित्र हो। ओके, सो कल्याणकारी कार्य करने वाले क्या होते हैं हमारे पास, सत्वसार। तो जिसमें सभी सार पाए जाते हैं वह परम गौरव युक्त तथा सभी कार्यों के आरंभ करने में आशावान और शुद्ध बुद्धि एवं स्थिर रहने वाला हो, उसे हम क्या कहते हैं, सत्वसार पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सार परीक्षा का प्रयोजन क्या है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि रोगी के बल के प्रमाण को जानने के लिए सार की परीक्षा की जाती है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सार की परीक्षा क्यों जाती है, कि रोगी के बल को प्रमाण को जानने के लिए, क्योंकि चिकित्सा करते समय देखा जाता है कि जो रोगी स्थूल, दृढ़ एवं मांस से भरे होते हैं उनमें बल कम पाया जाता है,
तथा जो रोगी दुबला पतला और छोटा दिखाई देता है वह बल अधिक पाया जाता है। ये भी आप भी देखते होंगे अपने आसपास में। तो इस कारण से चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करते समय भ्रम में पड़ जाने के कारण औषध आहार आदि की मात्रा का सही निर्धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, सार की परीक्षा करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि त्वक्सार पुरुष के लक्षण लिखिए। तो ये आपने पहले ही पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स आपके लिए, आश्रय आश्रय भाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आश्रय आश्रय भाव होता क्या है। तो आश्रय क्या होता है, आश्रय क्या होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि एक हमारे पास बर्ड होता है, वो नेस्ट बनाता है, तो नेस्ट के अंदर रहता है, तो उसके लिए जो नेस्ट में रहता है वो तो उसका आश्रय हो गया। आश्रय क्या हो गया, बर्ड हो गया, उसके अंदर रहने के लिए। देखो वैसे ही हम लर्न करते हैं कि जो भी आहार विहार या फिर औषध, आश्रय, आश्रय मतलब कि अपनी सप्त धातुएं जो होगी, धातु होगी, मल होगी, की वृद्धि करती हैं। मतलब कि कोई भी औषध, आहार विहार, कुछ भी ऐसा खा लो आप जो उसकी वृद्धि करेगा। ओके, वह आश्रय मतलब कि जैसे उसके अंदर रहने वाले कौन रहते हैं, उसके अंदर वात आदि दोष की भी वृद्धि करेगा। क्योंकि मतलब कि अगर आपको औषध आहार विहार अच्छा मिलेगा तो रक्तता की वृद्धि होगी, या फिर मल की वृद्धि होगी, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो भी आपके साथ वृद्धि होगी। तो उसके साथ साथ भी दोषों की भी वृद्धि होती है। तो वैसे ही जो आहार विहार औषध आश्रय का क्षय करता है, तो वो आश्रय मतलब वात आदि दोषों का भी क्षय करेगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें चलती हैं यहाँ पे। जैसे कि आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है कि अस्थि के अंदर आश्रय कौन रहता है, वात दोष रहता है। श्वेत और रक्त के अंदर पित्त रहता है। रस, मांस, मेद और मज्जा और शुक्र, पुरुष मूत्र के अंदर कौन रहता है, हमारे पास कफ दोष रहता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता ही है। आश्रय क्या होता है कि जैसे कि अस्थि आदि में धातु मल एवं आश्रय जैसे कि वात आदि दोष की वृद्धि हुई तो क्षय में एक ही समान चिकित्सा की जाती है। दोनों में चिकित्सा एक समान की जाती है। शरीर की सभी धातुओं की वृद्धि के कारण संतर्पण तथा क्षय के कारण अपतर्पण होता है। अतः वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में हम लंघन और क्षय होने वाले में हम भ्रंगण का प्रयोग कराते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पे कैसे करते हैं कि वायु को छोड़कर चिकित्सा उपयुक्त कर्म से करनी चाहिए। मतलब कि वायु को छोड़कर बाकी सबके लिए हमको ऐसी चिकित्सा करनी है, क्योंकि वायु से उत्पन्न रोगों में विपरीत कर्म से चिकित्सा करेंगे। ठीक है, बाकी सबके अंदर हम यही चिकित्सा करेंगे, लेकिन वायु वाले में हम क्या करेंगे, विपरीत कर्म से। जैसे अस्थि धातु में वह वात दोष इसका अपवाद है। ओके, तो अस्थि धातु के अंदर कौन रहता है, वात दोष, तो उसकी हम लोग विपरीत चिकित्सा करेंगे। बाकी सबके अंदर हमने सेम चिकित्सा की है। ओके, वात दोषों की वृद्धि होने से हम भ्रंगण, संतर्पण और वात दोष का सह होने पे हम लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम आप देखो कि कौन कौन सी चिकित्सा है और कैसे कैसे है। दोनों में सेम रखिए, बस यहाँ पे वात के लिए ऑपोजिट भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि वैसे ही हमारे पास रस एवं कफ के अंदर भी आश्रय आश्रय भाव का हमारे पास संबंध पाया जाता है। फिर हमारे पास आता है कि रस धातु क्षय के लक्षण, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको श्लोक एज इट इज लर्न करना है। ओके, यहाँ से आपको एमसीक्यू का छोटा सा पॉइंट आपको इतना सा दे दिया, फिर रोक्ष वाला दे दिया, कुछ भी, कि शरीर में रुक्षता का होना, शर्म, शोष, गलानी का होना, या फिर प्रति असहिष्णुता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कि ऊंचे स्वर को न सहन कर पाना। ओके, फिर वृद्धि के लक्षण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृद्धि का भी आपने श्लोक ही लर्न करना है कि अग्निसाद, प्रशेक, आलस्य, गौरवम, शैत्य, और हमारे पास आता है श्वास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि काश, अति निंद्रा, अधिक निंद्रा का आना, ये सारा आपका जो है रस की वृद्धि है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रक्त धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि आपको जो निरुक्ति लर्न करनी है वो यही लर्न करनी है कि रस के रंजन से बनने वाला हमारे पास क्या होता है, रक्त होता है। और परिभाषा के अंदर आप क्या लर्न करोगे कि जो शरीर में रहने वाले तेज के द्वारा रंजित होता है तथा जो अविकृत शुद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त। देखो रक्त के पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याय हर धातु के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्याय अच्छे से करना। रुधिर, अश्रग, लोहित, अस्त्र, रक्त, शतज, ये पर्याय मैंने एक रिसेंट के एग्जाम में देखा था, शोणित, ये क्या होते हैं हमारे पास रक्त के पर्याय। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसका स्थान बताओ, तो इस रक्त तो आपको पता है कंप्लीट बॉडी के अंदर रहता है, तो सर्व शरीर। ओके, आचार्य शार्ंगधर के द्वारा माना गया है, और जो हमारे चरक और सुश्रुत है उन्होंने उत्पत्ति स्थान इसका जो हमारा मूल है वो क्या बना है, यकृत और प्लीहा। इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके गुण क्या होते हैं। गुण आपको 9 दिए गए हैं,
विस्तृत मतलब कि आम गंधयुक्त, द्रव, राग, स्पंदन, लघु, मधुर और किंचित लवंग रस युक्त, और कुछ आपको शीतल, कुछ उष्ण, और न पतला न ही गाढ़ा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे मैंने आपको रस का एक छोटा सा श्लोक लर्न कराया था, वैसे ही आपने रक्त का श्लोक लर्न करना है। दैट इज रक्त शरीर में वर्ण प्रदान करने वाला। उसके बाद में रक्त जो होता है शरीर में मांस धातु की पुष्टि करेगा। देखो, इसके बाद में जो धातु आएगी ना, उसकी क्या करेगा, पुष्टि करेगा, पोषण करेगा। और रक्त क्या होता है, जीवन देने वाला। ये जीवनम प्रीणम जीवनम वाला श्लोक याद होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि प्रमाण। जैसे हमारे पास रस का कितना था, 9, और रक्त का कितना आ गया, 8। तो 9 के बाद क्या आता है, 8। रस के बाद में क्या आता है, रक्त। ऐसे आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसका पंच भौतिक स्वरूप क्या होता है। सो जो आपको यहाँ से एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है कि जो इसका गंध गुण होता है, आपको पहले ही पता है कि पृथ्वी महाभूत का होता है। जो द्रव होता है जल का होता है। कलर जो होता है हमारे पास अग्नि महाभूत का। स्पंदन गुण वो वायु का होता है। लघु गुण क्या होता है, आकाश का। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसके स्रोतस। सो आचार्य चरक ने हमारे पास क्या बताए गए हैं, यकृत प्लीहा बताई गई है। मूल स्थान अच्छे से लर्न करना है। सुश्रुत ने इनके अलावा रक्तवाही धमनियों को भी मूल माना है। ओके, निदान क्या क्या हो सकते हैं, वही जो इसको पुष्टि करेंगे, उसके ऑपोजिट जो भी चीजें आप खाओगे वो। ये पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, इसके साथ एक एक चीज आप रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रक्त धातु का निर्माण बताइए। निर्माण मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि रंजक पित्त के द्वारा रस को रंजन कैसे किया जाता है। सो इसके अंदर क्या होता है कि पित्त की ऊष्मा के द्वारा आहार रस का तेज भाग रंजित होकर रक्त में प्रवर्तित होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि शुद्ध रक्त एवं विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। सो इसके अंदर क्या आता है कि शुद्ध रक्त वाले जो होते हैं वो दैट इज योर, यहाँ से एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो है आपके लिए ये वाली लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पदक इंद्र गोपवम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मधुर रस वाला होता है, किंचित लवंग रस युक्त होता है, कुछ शीतल एवं कुछ उष्ण होता है, और न पतला न गाढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लाल कमल, वो जो पदक बोला गया था इंद्रगोप, मतलब कि जो हमारी उद्भिज जो प्रजाति होती है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे रेड कलर के प्राणी निकलते हैं जमीन को उखाड़ के, और स्वर्ण के समान लाल रंग वर्ण वाला। और जो अवी मतलब कि भेद एवं शशक मतलब किसको बोला है, खरगोश के रक्त के समान जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, शुद्ध रक्त। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि विशुद्ध रक्त के क्या होता है कि जो पुरुष वर्ण प्रसन्न मतलब स्वस्थ हो, इंद्रिया प्रसन्न स्वस्थ हो, जो अपने विषयों को सही से ग्रहण करता हो, पुरुष का पाचन बिना किसी बाधा के हो रहा हो, जिस पुरुष में पुरीश मूत्र आदि वेग बाधा रहित होकर निकल रहे हो, जो पुरुष सुखी पुष्ट तथा बलयुक्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रक्त के हमारे जो विशिष्ट कार्य होते हैं, जो स्पेसिफिक कार्य होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है कि रक्त शरीर का मूल होने के कारण ये शरीर को धारण करता है, इसलिए रक्त ही जीवन होने के कारण इसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए, रक्त की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि औषध पित्तम, ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक दे दिया जाता है कभी कभी, चरक चिकित्सा का श्लोक है कि रक्त के मल के रूप में पित्त की उत्पत्ति होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका मल कौन होता है हमारे पास, पित्त। नेक्स्ट रक्तचार पुरुष के लक्षण हमने पहले ही कर लिए। अब आपको स्टूडेंट ये करना है कि धातु के क्षय और वृद्धि के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं, और श्लोक एज इट इज करने हैं। ओके, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है आपको वो ये दिया जाता है कि ये वाली लाइन दी जाती है, इतनी सी लाइन इसकी और इतनी सी लाइन इसकी। ओके, श्लोक के छोटा सा पार्ट, जैसे कि अम्ल एवं शिशिर द्रव्यों को खाने की इच्छा होती है जब हमारी बॉडी के अंदर रक्त की कमी होती है तो, और शरीर की शिराओं में स्थिरता का उत्पन्न होना, शरीर में रुक्षता का होना। ओके, वृद्धि के अंदर क्या होता है कि विसर्प प्लीहा विद्रदी कुष्ठ वात रक्त, आपने देखा होगा कि वृद्धि हो जाती है तो कभी कभार आपको स्किन डिजीज भी देखने को मिलती है, पित्त विकार आपको देखने को मिलेंगे, और अग्नि का नाश होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आश्रय आश्रय भाव, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका क्या होता है, आश्रय आश्रय भाव आपको अच्छे से आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है मास धातु। मास धातु की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा आपने अच्छे से लर्न करना है। जिसका मान या फिर मापन किया जा सके, ऐसे द्रव को मास कहते हैं। ओके,
परिभाषा में क्या आता है कि वायु, जल व तेज रक्त के साथ संयुक्त होकर, कौन कौन, वायु, जल और तेज तीनों एक साथ मिलकर रक्त के साथ में रक्त की ऊष्मा से, रक्त की जो हीट होती है उससे मांस की स्वयं की ऊष्मा से पाक होकर स्थिरता को प्राप्त होने के बाद में जो हमारे पास द्रव भाग बनता है वो मांस होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वो वाली टेबल भी बना सकते हो जो हमने फर्स्ट पेज पे देखी थी कि जहाँ पे मांस अग्नि काम कर रही थी, फिर सार भाग, स्थूल भाग, किट्ट भाग बन रहा था। ओके, इसके स्थान गुणकर्म की बात करेंगे तो ये क्या होता है कि मुख्यतः पेशी रूप में पाया जाता है और मांस धातु शरीर के विभिन्न आशयों में और अवयवों में पाई जाती है। ओके, गुण क्या होते हैं, मृदु, स्थिर, स्थूल, लक्षण, मृदु, कठिन और खर। तो कर्म क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगली धातु की पुष्टि करेगी, तो आप मुझे बताओ किसकी पुष्टि करेगी, ये मेद धातु का पोषण करेगी, मेद धातु की पुष्टि करेगी। देखो मेद की पुष्टि की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि मास व स्त्रोतस। स्त्रोतों के मूल आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं चरक और सुश्रुत के अनुसार। ये मैंने एक शॉर्ट्स में भी टेबल अपलोड कर रखी है, आप वो भी देख लीजिएगा एक बार। चरक ने स्नायु, त्वक, मास व स्त्रोतस माना है और सुश्रुत के अनुसार स्नायु, त्वक एवं रक्तवाही धमनियों को मास व स्त्रोतस का मूल स्थान माना है। ये दो दुष्टि के निदान आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उत्पत्ति हमने पहले से लर्न कर लिया अच्छे से। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो मात्रार पुरुष के लक्षण, वो भी हमने लर्न कर लिए। उसके बाद में हमारे पास आता है कि क्षय वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है क्षय वृद्धि। क्षय वृद्धि के लिए आपको अच्छे से दोनों के श्लोक लर्न करने हैं। देखो, मांस धातु का क्षय होने पे आपको अक्षी गलानी मतलब इंद्रियों में दुर्बलता होना, शरीर के अंदर आपको शोष का उत्पन्न हो जाना और शरीर में रहने वाली संधियों में वेदना का उत्पन्न होना। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मांस नहीं रहेगा तो सब कुछ प्रोमिनेंट, आपकी बोन्स भी प्रोमिनेंट दिखेंगी, तो कहीं पे भी टच होगा तो आपको वैसे मतलब कि पेन जैसा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है कि वृद्धि के अंदर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, गलगंड, गंड माला, अबूर्द ग्रंथि मतलब ट्यूमर्स टाइप की स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के अंदर बनने लगेंगी। शरीर के अंदर मतलब कि उदर प्रदेश में और उदर प्रदेश में वृद्धि होगी। शरीर में कंठ, अधिमास आदि रोगों की उत्पत्ति होगी। पेशी का वर्णन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेद धातु की तरफ, जहाँ पे आपको व्युत्पत्ति, निरुक्ति और लक्षण इसके अच्छे से लर्न करने हैं। मेदति स्नेहति इति मेद निरुक्ति लर्न करेंगे कि शरीर में जो स्नेहन कर्म करता है वो मेद होता है। इसके स्थान हमारे पास मेदोधरा कला कौन सी होती है ये पूछी जा सकती है। तृतीय कला का नाम मेदोधरा कला होती है और मेदो शरीर में उदर प्रदेश और अंगुल मतलब छोटी अस्थियों के अंदर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इसके जो पर्याय है आपको वपा, वसा और वपा वहन, इसके दो पर्याय देखने को मिलेंगे। गुण कर्म आप देख लीजिएगा। प्रमाण आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। मेद, देखो मेद का कितना प्रमाण होता है हमारे पास, 2 मेदस मतलब कि 2 अंजलि प्रमाण होता है। ओके, स्रोतस आपको लर्न करने हैं, व्रक और वपावहन, और सुश्रुत में हमारे पास कटी और व्रक को माना है। ओके, जो दुष्टि के निदान है वो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्युत्पत्ति। उत्पत्ति मैंने आपको पहले से बता दी है, अब क्षय वृद्धि को अच्छे से करेंगे। कि क्षय वृद्धि के अंदर आपको क्या पूछा जा सकता है कि ये लाइन बहुत रिपीटेड है, मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखी है ये लाइन को, कि शरीर में मेद धातु के क्षय होने से जो हमारे कटी एवं जो कटी में क्या होती है, शून्यता उत्पन्न होती है, प्लीहा की वृद्धि होती है, अंगों में कृकशता उत्पन्न होती है। ओके, वृद्धि के कारण क्या होता है कि आपको मांस वृद्धि के समान रोगों का होना, और या फिर मांस वृद्धि के अंदर जो रोग हुए थे वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। शरीर में थकावट का होना, शरीर में अल्प चेष्टा का रहना, श्वास का फूलना और स्तन उदर में वृद्धि होना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है अस्थि धातु। अस्थि धातु को आप यही निरुक्ति लर्न करोगे, व्युत्पत्ति अश्यति इति अस्थि। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शरीर का धारण एवं अवलंबन करने वाली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, अस्थियां होती हैं। सो नेक्स्ट इसके पर्याय काफी इंपॉर्टेंट है, कीकस और कुल्य, कीकस और कुल्य। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके गुण आ गए, आपके पास कर्म आ गए, और अस्थियों की संख्या ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक के अनुसार कितनी होती है, कुल 360, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 300। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे देखो, 2 की मात्रा हो रही है, 2 सेम लेटर मिलेंगे 300 के अंदर, डबल 0। स्रोतस आपको लर्न करने हैं, दैट इज चरक ने मेद धातु व जग्न प्रदेश को अस्थि व स्रोतस का मूल माना है, और सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस
माने ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुश्रुत ने कौन कौन से सूत्र नहीं माने हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि धातु की उत्पत्ति मैंने आपको पहले से बता दी। अस्थि सार पुरुष के लक्षण भी हमने लर्न कर लिए, और आश्रय आश्रय भाव मैंने अच्छे से समझाया था कि इसके अंदर विपरीत चिकित्सा करते हैं। शय वृद्धि के लक्षण इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से है ना, ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक काफी छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर क्या होता है कि अस्थियों में वेदना का उत्पन्न होना, दंत केश नख आदि का टूट के गिरना, अध्यस्त अस्थि मतलब कि अस्थि का बढ़ जाना या फिर अस्थि के ऊपर अस्थि का उत्पन्न होना, अधिदंत मतलब कि ज्यादा अधिक मात्रा में दंतों का उत्पन्न होना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि मज्जा धातु आती है, तो उसके अंदर व्युत्पत्ति निरुक्ति आपने लर्न करनी है। अस्थियों के मध्य में पाए जाने वाला स्नेह को हम मज्जा कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास मज्जा के प्रकार होते हैं, पीत मज्जा और लोहित मज्जा। स्थान क्या होता है, बड़ी अस्थियों के अंदर रहती है। तो छोटी के अंदर कौन रहती थी स्टूडेंट? आपको आई होप आपको याद होगा, क्या मीद रहती थी वहां पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मज्जा धातु के गुणकर्म इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, सभी के गुणकर्म अच्छे से देख लेना। अब हमारे पास इसका प्रमाण आता है कितना, मेद कितना था, 2 अंजलि। सो मज्जा कितनी होगी, 1 अंजलि। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके मूल स्थान आते हैं। चरक ने अस्थि एवं संधि को मज्जा व स्रोतस माने हैं, जबकि सुश्रुत ने हमारे पास माना ही नहीं है। तो सुश्रुत ने पहले, इससे पहले किसको नहीं माना था, अस्थि को, अब किसको नहीं माना, मज्जा को। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि उत्पत्ति हमने अच्छे से कर ली, मज्जाशार पुरुष के लक्षण भी हमने देख लिए, इसका आश्रय भाव भी हमने पहले देख लिया था। अब आता है कि धातु श, मज्जा धातु श के लक्षण। सो आपको अच्छे से लर्न करनी है, श्लोक ही लर्न करनी है। यहाँ से आपसे एक जो एमसीक्यू है ये है नेत्र गौरवम, नेत्र अंगौरवम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि मज्जा धातु के श होने के कारण अस्थियों में सुशीलता मतलब खोखलापन उत्पन्न होता है, जो कि गुण किसका होता है, आकाश नाभूत का। ओके, शरीर में आपको ब्रह्म मतलब चक्कर जैसे आएंगे, तिमिर दर्शनम। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है दैट इज योर मज्जा धातु की वृद्धि से होने पर शरीर में नेत्र और अंगों में गुरुता उत्पन्न होगी। शरीर में रहने वाले पार्ट दैट इज योर मतलब की जो संधियां हैं उन में स्थूल मूल वाली कृच्छ साध्य और जो फुंसियां हैं उनकी उत्पत्ति होगी, अरुष्का होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है शुक्र धातु, व्युत्पत्ति अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याय। तो इसकी परिभाषा एक बार देख लो, जो संपूर्ण शरीर का बल वर्ण में शुक्र मतलब जो श्वेत होता है, निर्बल मतलब कि स्वच्छ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। पर्याय आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शुक्र, तेज, रेतस, बीज और वीर्य, ये क्या होते हैं, सभी शुक्र के पर्याय होते हैं। स्थान क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर आप देखो कि जिस प्रकार मतलब कि दूध में सर्पी मतलब बृहत रहता है, इक्षु में इक्षु रस पाया जाता है, उसी प्रकार पुरुष के संपूर्ण शरीर में शुक्र पाया जाता है। गुणकर्म आप एक बार देख लीजिएगा। शुक्र धातु का प्रमाण आप लर्न करोगे, इसका कितना होता है, आधांजलि। आधांजलि आप मुझे बताना कि कौन से ओज का प्रमाण होता है, आगे तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप मुझे पहले बताना कमेंट बॉक्स में चीटिंग के बिना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चरक ने कौन कौन से स्थान माने हैं। चरक ने 2 स्थान माने हैं, वैसे ही सुश्रुत ने भी दोनों शुक्र व स्रोतस के मूल स्थान माने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी स्रोत दृष्टि के हेतु आप पढ़ लीजिएगा, निर्माण मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद में हमारे पास जो आता है दैट इज योर शुद्ध शुक्र के लक्षण, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध शुक्र के लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज योर कि स्फटिक सन्निभम मतलब कि इसका जो कलर होता है ना स्फटिका के समान होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शुक्र सार पुरुष के लक्षण भी हमने लर्न कर लिए थे अच्छे से। फिर शव वृद्धि करेंगे बहुत ही अच्छे से, शव वृद्धि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मैथुन करते समय शुक्र का चिरात मतलब कि देरी से निकलना और शुक्र के साथ रक्त का आना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो वृषणों में बहुत अधिक तोद या फिर पीड़ा देखने को मिलेगी आपको, और जो मेढ्र होता है उससे धुएं निकलने जैसा लगना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वृद्धि होगी तो अति स्त्री कामिता और शुक्र अश्मरी का होना। नेक्स्ट हमारे पास आता है आश्रय आश्रय भाव। आश्रय आश्रय भाव सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
तो वो आप वहीं से कीजिएगा कि आश्रय जो होता है जो किसी में रहता है, ओके, आश्रय क्या होता है जो किसी में रहता है, और आश्रय क्या होता है कि जिसमें वो रह रहा है, ओके। तो दोष जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वो आश्रयी होते हैं, और आश्रय क्या होता है हमारे धातु और मल, ओके। तो ये टेबल मैंने आपको पहले ही लर्न करा दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ये वाली चिकित्सा की टेबल भी मैंने आपको अच्छे से लर्न करा दी थी। नेक्स्ट आपको जो लर्न करनी है कि ये वाला पार्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो हमारे मल होते हैं, पुरुष जो पुरुष है मल, उसके अंदर कफ दोष, और मूत्र के अंदर हमारे पास कफ दोष, और श्वेत के अंदर हमारे पास पित्त दोष पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्कोटस है हमारे नहीं, धातु के मल काफी इंपॉर्टेंट है, धातु के मल अच्छे से लर्न करेंगे अब हम, कि रस का कफ होता है रक्त, पित्त, मांस, खमल, मेद, श्वेद, मेद द श्वेद, ओके। अस्थि मतलब हार्ड पार्ट, दैट इज योर नखरोम, मज्जा, नेत्र, कमल व त्वक मतलब त्वक का स्नेह, त्वचा का स्नेह, शुक्र कमल क्या होता है, ओज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि धातु और स्रोत से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पहले से आता है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो आपको लर्न करना है, ये आपका आश्रय आश्रय भाव जो सिद्धांत है उसी के अंदर आपके चल रहा है। धातु प्रदोषज विकार, धातु प्रदोषज विकार आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप, मैं टेबल अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा जो पीडीएफ है आपका इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। ओज क्या होता है हमारे पास, ओज की व्युत्पत्ति आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, निरुक्ति। तो शरीर में पाए जाने वाली सर्व धातुओं का जो श्रेष्ठ तेज होता है वो क्या होता है हमारे पास, ओज होता है। तो दीप्ति व बल जो होते हैं हमारे पास ओज के पर्याय होते हैं। परिभाषा आपको यही लर्न करनी है, ओजस ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम पर स्मृतम। सो यहाँ पे ये इतनी सी लाइन देके पूछी जा सकती है कि किसके लिए दी जाती है। तो रस से शुक्र तक की सप्त धातुओं में परम क्या होता है हमारे पास, जो तेज होता है वो क्या होता है, ओज होता है, ओके। ओज की उत्पत्ति निर्माण कैसे बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पीजी तक के एग्जाम में ये आती है, ओके। तो यहाँ पे आपको जो लर्न करना है कि ओज गर्भ में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ओज की। जो गर्भ का ओज होता है सर्पी वर्णम, घृत के समान वर्ण वाला होता है, मधु के समान रस वाला होता है, लाजा जैसी गंध वाला होता है। यहाँ से एमसीक्यू बनता ही है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये श्लोक आप अगर लर्न करना चाहो तो आप लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप रहने देना। रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत तेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन भी अच्छी है इसकी कि रस आदि शुक्रांत धातुओं का परम तेज ओज होता है, और शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ओज को ही बल कहा जाता है, ओके। तो ओज को किसकी संज्ञा दी गई है, बल की। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपको लर्न करना है कि ओज का स्थान, देखो पर ओज, ओज के स्थान हमारे पास कहाँ बताया गया, हृदय बताया गया, और दूसरा जो हमारा अपर ओज होता है उसका स्थान क्या होता है, सर्व शरीर होता है। सो इसके बाद में हमारे पास आता है ओज के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज के गुण एमसीक्यू में भी आते हैं और आपसे 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। श्लोक लर्न करने ओज के कितने गुण होते हैं, 10। ये किसके विपरीत होते हैं, हमारे विष के गुण के विपरीत होते हैं। गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुर स्थिरम पर्शनम पिछलम स्निग्ध ओजो 10 गुण स्मृतम, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओज के 2 भेद होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, पर ओज और अपर ओज। पर ओज जो होता है हमारे पास हृदय में रहकर प्राणों की का आश्रय करता है, वह हमारे पास पर ओज होता है, और जो संपूर्ण शरीर में रहता है हमारे पास अपर ओज होता है। प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बनता है कि पर ओज जो होता है हमारे पास 8 बिंदु होता है, अपर कितना होता है, अर्ध अंजलि, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास ओज के कर्म आपको अच्छे से लर्न करने की, ओज के द्वारा मांस को स्थिर कर उसको पोषित या फिर पुष्टि की जाती है, ओज के द्वारा शरीर में सभी प्रकार की चेष्टाओं को किया जाता है, और ओज के द्वारा स्वर व वर्ण का प्रसादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्याधि शमत्व आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बलवर्धिकर भाव, 13 बलवर्धिकर भाव आपको दिए गए हैं, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। बल का वर्णन, बल इंपॉर्टेंट है, बल को अच्छे से देखें कि रस से शुक्र तक जो हमारी सप्त धातुएं होती हैं, सप्त धातुएं होती हैं, उनके पोषण के द्वारा जो उत्पन्न चेष्टा
करने की सामर्थ्य ही हमारे पास क्या होता है, बल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्यायाम शक्ति के द्वारा बल की परीक्षा की जाती है। तो ये आप अनुमान प्रमाण के अंदर पढ़ोगे, चरक विमान जो हमारा चौथा चैप्टर है उसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो रोगी की 10वीं परीक्षा में ही व्यक्ति के बल को जानने की परीक्षा भी की जाती है। ओके, तो बल के कितने भेद होते हैं, प्रवर, मध्यम और अवर, जिसमें कर्म करने की शक्ति अधिक पाई जाती है, जिसमें मध्यम पाई जाती है और जिसमें अल्प पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि शरीर में पाया जाने वाला प्राकृत जो श्लेष्मा ही क्या होता है, बल होता है। बल के भेद हमारे पास 3 हो गए, जो कि भिन्न आचार्यों के द्वारा की गए हैं। दैट इज, और ये इंपॉर्टेंट है, सहज, कालज और युक्तिकृत। तो सहज क्या होता है, जो शरीर में प्राकृत स्वाभाविक जन्मजात से पाया जाता है वो क्या होता है, सहज। कालज जो कि ऋतु या फिर व के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, कालज। जैसे काल के अकॉर्डिंग, लाइक मतलब कि आप युवावस्था में, वर्ध अवस्था में। और युक्तिकृत मतलब जो हम युक्ति लगा के, मतलब आहार विहार चेष्टा योग आदि करके हम जो प्राप्त कर सकते हैं युक्तिकृत होता है। ओज विभ्रंश, ओज व्यापद और ओज क्षय के कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में आ सकता है। तो ओज क्षय के कारण हम देखें, श्लोक अगर लर्न कर सकते हो तो करो, क्योंकि मार्क्स अच्छे आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब शरीर में वात तथा श्लेष्मा का क्षय हो और पित्त की वृद्धि हो जाती है तो ओज का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अभिघात, धातु क्षय होने के कारण कोप, शोक, ध्यान, श्रम, शुदा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ओज विस्तृत के लक्षण। तो शरीर में ओज का अपने स्थान से हट जाना ही ओज विस्तृत कहलाता है। तो इसके अंदर ये श्लोक आपको लर्न करना है, जिसके अंदर संधि विश्लेषण, गात्राणाम सदनम। सी स्टूडेंट, अगर आप ये 4 नाम याद करे हो ना, तो ये एज इट इज आपके श्लोक के अंदर ही आपको वही 4 नाम लिखे गए हैं, संधि विश्लेषण, गात्राणाम सदनम। तो शरीर के सभी क्रियाओं में अवरोध होना। ओके, ओज व्यापक क्या होता है कि शरीर में ओज का दोषों के द्वारा दूषित होकर गुणहीन होना ओज व्यापक कहलाता है। तो इसके अंदर आपका वही होगा, स्तब्ध, गुरु गात्रता, वात शोको। तो देखो, शरीर के अंग में स्तब्धता, जगताहट होना, गुरुता होना, वातिक शोक हो जाना, वर्ण में भेद होना, मतलब कि शरीर के वर्ण में परिवर्तन आ जाना, या फिर ग्लानि, तंद्रा, निंद्रा, ये सब कुछ। ओजशय, ओजशय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजशय का श्लोक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उपधातु। उपधातु क्या होती है, जो शरीर में रहने वाले वे द्रव्य जो धातु के समान होते हैं पर जो शरीर में केवल धारण कर्म करती हैं और पोषण नहीं करती हैं। केवल क्या करती है, धारण करती है। धातुएं क्या करती है, धारण भी करती है, पोषण भी करती है, लेकिन ये सिर्फ धारण करती है, पोषण नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि धातुओं से शिरा, स्नायु, वसा, स्तन्य व त्वचा, इन सब की उत्पत्ति होने से तथा गति रहित होने के कारण उपधातु कहलाती है। ओके, तो आपको क्या लर्न करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कि धातु की व्युत्पत्ति निरुक्ति आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शरीर में धातु के समान पाए जाने वाले द्रव्य को उपधातु कहते हैं। परिभाषा आपने पहले ही देख ली कि जो धारण करेंगे लेकिन पोषण नहीं करेंगी। ओके, तो धातु और उपधातु के टेबल डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि धातु उपधातु की उत्पत्ति निर्माण कैसे बताया गया है। देखो, ये भी वही वाली टेबल है जहाँ पे मैंने आपको सूक्ष्म भाग बताया था। तो सूक्ष्म भाग से जो उत्पन्न हुआ था वो क्या थी, हमारे पास उपधातुएं थी। तो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है कि रस की चरक के अनुसार उपधातु क्या होती है, स्तन्य और आर्तव। शिष्युत के अनुसार स्तन्य, आर्तव, और आचार्य शारंगधर के अनुसार स्तन्य। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रक्त के कंडरा शिरा, आचार्य वाग्भट के अनुसार हमारी कंडरा शिरा और शारंगधर के अनुसार आर्तव। ओके, मांस की वशा और सट त्वचा, वशा, वशा त्वचा और वशा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेद की होती है हमारे पास स्नायु, शिरा स्नायु, स्नायु संधि और श्वेत। अस्थि की हमारे पास ये शारंगधर के द्वारा बताई गई है सारी। अस्थि की दंत, मज्जा की कीशरों और शुक्र की ओज किन्होंने बताई है, हमारे पास शारंगधर जी ने बताई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्तन्य उपधातु का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सो स्तन्य जो है
उसमें आपको व्युत्पत्ति निरुक्ति लिखनी है। वह द्रव्य जो स्तनों के द्वारा निकलता है वह स्तन्य होता है। पर्याय आपको लर्न करना है, दुग्ध, मातृ दुग्ध, अमृत, स्तन्य और मातृशील। ओके, रस धातु पर रसा अग्नि की क्रिया के द्वारा बने सूक्ष्म भाग को स्तन्य उपधातु का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है स्तन्य स्राव से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड, दैट इज गर्भ धारण के 7वें या फिर 8वें महीने में स्तन्य की उत्पत्ति पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो स्थान एवं पोषण है, स्थान सर्व शरीर बताया गया है। पोषण आहार रस के द्वारा तथा गर्भ धारण की अवस्था में आर्तव व स्तोतस के मुख संवृत होने के कारण गर्भाशय में आर्तव का अवरोध हो जाता है। इस अवरुद्ध आर्तव के कुछ अंश से भी स्तन्य का पोषण होता है। इसका प्रमाण हमारे पास 2 बताया गया है। 2 अंजलि पंच भौतिकता में हमारे पास जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता बताई गई है। स्तन्य के गुण हमारे पास रस में मधुर, अनुरस में कषाय, इंपॉर्टेंट है ये, शीत और लघु पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शुद्ध स्तन्य की परीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्तन्य का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और जिस स्तन्य को जल से युक्त पात्र में डालने पर वह अच्छे से मिल जाए। ओके, शुद्ध स्तन्य के लक्षण अच्छे से लर्न करने हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो दुष्टि के लक्षण होते हैं वो भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और कर्म, ओके, कर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक जीवनम, भ्रंगन, सातम्य, स्निग्ध। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि शरीर में रक्त पित्त रोग होने पर स्तन्य का नश्य देना लाभदायक होता है और शरीर में नेत्र में शूल होने पर स्तन्य का तर्पण करना लाभदायक होता है। ओके, स्तन्य क्षय और वृद्धि आपको अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्तव। आर्तव की आपको क्या करनी है, व्युत्पत्ति निरुक्ति परिभाषा अच्छे से लर्न करना है कि हर माह में 3 दिन तक योनि मार्ग से स्रवित होकर जो होने वाला होता है वो क्या होता है, आर्तव होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आर्तव की परिभाषा कि हर माह रस रक्त के रूप में गर्भाशय काल में संचित होता रहता है और अधिक मात्रा में रक्त के संचित होने के कारण गर्भाशय कला फट जाती है, जिससे वायु द्वारा इशित कृष्ण वर्ण का और विगंध मतलब गंध रहित युक्त रक्त जो होता है वो योनि मुख मार्ग से बाहर निकलता है। तो उसके बाद में आपको पर्याय अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि उत्पत्ति क्या है। तो आपने पहले ही लर्न किया था कि जब हमारी रस धातु पर रस अग्नि की क्रिया के द्वारा सूक्ष्म भाग बनने से आर्तव उपधातु का निर्माण होता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्थान एवं पोषण क्या होता है कि गर्भाशय एवं आर्तव वाहिनी धमनी और पोषण आहार रस के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि आर्तव के अंदर आर्तव व रक्त दोनों में ही हमारे पास आग्नेय महाभूत की प्रधानता होती है और हमारे पास इसका प्रमाण कितना होता है, 4 अंजलि प्रमाण पाया जाता है। ओके, तो आर्तव के आपने गुण देखने हैं, कर्म देखने हैं, भेद हमारे पास अंत और बही 2 देखने को मिलते हैं। शुद्ध आर्तव के लक्षण आपको अच्छे से देखने हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला श्लोक आपके एनाटॉमी में भी काम आएगा कि गुंजा फल सवर्णम च वाला, तो ये आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आपको आर्तव जो होता है वो गुंजा फल पद मतलब कि लाल कमल के जैसा वर्ण वाला देखने को मिलता है। आर्तव इंद्रगोप के समान वर्ण वाला शुद्ध आर्तव पाया जाता है। ओके, आर्तव दृष्टि के लक्षण आपने एक बार देख लेने हैं और रज और आर्तव में अंतर आप एक बार देख लीजिए कि आर्तव शोणित, स्त्री शुक्र, स्त्री बीज और अंत पुष्प ये सब एक दूसरे के पर्याय ही माने गए हैं, जो स्त्री व पुरुष की मैथुन क्रिया के परिणाम स्वरूप निकलता है और गर्भ की उत्पत्ति में भाग लेता है, वह शुद्ध आर्तव होता है और इसी को आर्तव मतलब कि रज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर आर्तव व स्तोतस, वो अच्छे से लर्न करने हैं कि हमारे पास आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने हमारे पास मूल स्थान गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां बताई गई हैं। दुष्टि के निदान लक्षण एक बार देख लीजिएगा कि जब बार का ये स्तन्य और आर्तव दोनों ही एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से एक है। आर्तव श और वृद्धि के लक्षण अच्छे से देखने हैं कि रज का उसके उचित काल में न होना, अल्प मात्रा में होना और वेदना होना। ओके,
सो आर्तस्राव के द्वारा क्या होता है कि अंगों में पीड़ा होती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलना और दुर्गंधित होना। त्वचा बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा जो हमारे पास टॉपिक है, स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषा व्युत्पत्ति एक बार देख लीजिए, जिसके द्वारा शरीर को पूर्ण शरीर में पूर्ण रूप से ढकने का जो कर्म किया जाता है त्वचा के द्वारा किया जाता है, और मांस धातु पर मांस अग्नि क्रिया के द्वारा सूक्ष्म भाग से त्वचा की उपधातु का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पे एक जो उपमा दी गई है, जैसे कि जिस प्रकार क्षीर दुग्ध का पाक होने के बाद पश्चात आपको मलाई का निर्माण होता है, उसी प्रकार रक्त का पाक होने के बाद में सप्त त्वचाओं का निर्माण होता है। तो स्थान और पोषण, मतलब कि स्थान सर्व शरीर होगा, पोषण हमारे पास आहार होगा। त्वचा के कार्य देख लीजिएगा एक बार। त्वचा जो होती है हमारे पास स्पर्शन इंद्रिय का काम भी करती है, और त्वचा के अभाव में आपको कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है। त्वचा जो होती है हमारे पास, वहां पे आपको स्वेद व स्रोतस भी मिलते हैं। तो वहां पे आपके मूल जो लोमकूप भी रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि त्वचा में पित्त के एक भेद, मतलब कि भ्राजक पित्त का भी स्थान होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो भाई है, जो हम औषध देते हैं, उनका भी शोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। आचार्य चरक ने ये एमसीक्यू के क्वेश्चन थे यहाँ पे कि त्वचा जो होती है वो 6 मानी है, और सुश्रुत में हमारे पास स से सुश्रुत, स से 7 याद रखना। प्रथम कौन सी है? उदक धरा, अश्रक धरा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि जो सुश्रुत है उन्होंने अवभाषिनी। तो यहाँ पे ये इनका जो मेजरमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवभाषिनी, लोहिता, श्वेता, और इनकी जो ये डिजीज है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है चतुर्थ और वेदिनी, रोहिणी, मास्तरा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मल। मल की उत्पत्ति आपको मैंने पहले ही बता दी है। निरुक्ति आपने लर्न कर लेनी है, दैट इज मलनी करना। मला जो कि मलिन करने का कार्य करते हैं, वो हमारे पास मल होते हैं। मल की परिभाषा आप एक बार देख लीजिए कि आहार के पाक के बाद में उत्पन्न होने वाली धातुओं के भाग अंश का जो किट्ट भाग बनता है वो हमारे पास मल होता है। ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे ये श्लोक अच्छे से लर्न करना। अन्नम आदान कर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षते, मैंने भी अपने फर्स्ट क्लास में लर्न किया था इस श्लोक। ओके, मल के प्रकार कितने होते हैं हमारे पास? 2 प्रकार होते हैं, आहारगत और धातुगत। ओके, तो पुरीश का एक बार आप पर्याय अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो उत्पत्ति आती है, पक्वाश्य तो प्राप्त से शोष मानुष्य वनहीना, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा कि आहार का पाचक अग्नि के द्वारा पाक होने के बाद पक्वाश्य को प्राप्त होकर वहां उपस्थित अग्नि से शोषित होकर पिंड रूप में प्रवर्तित होकर कटु रस में प्रवर्तित हो जाता है, तथा वायु की वृद्धि को करता है, दैट इज पुरीश। और पुरीश धरा कला आपको देखने को मिलती है, दैट इज जो पुरीश धरा कला को प्राप्त होकर वृक्ष कटु रस वाला पिंड रूप का होता है, वो हमारे पास क्या होता है? पुरीश। ओके, पुरीश के अंदर पृथ्वी महाभूत की प्रधानता आपको देखने को मिलती है। स्रोतस आपको क्या देखने को मिलता है? सुश्रुत के अनुसार पक्वाश्य और गुद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज दृष्टि के निदान, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रमाण लर्न कीजिए। 7 अंजलि प्रमाण होता है। पुरुष के गुण क्या होते हैं? रुक्ष और कटु रस वाला होता है। शैव वृत्ति एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एज इट इज, ओके, कुक्षी में अध्यमान, आटोप और गौरविता। ओके, तो यहाँ से ये लाइन दैट इज हृदय पार्श्व पीड़ा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मूत्र का आपको श्लोक में पर्याय अच्छे से लर्न करनी है। और परिभाषा क्या होती है कि ग्रहण किए गए आहार पर जठरा अग्नि क्रिया के द्वारा प्रसाद और सार भाग से हमारे पास मूत्र की उत्पत्ति होती है। गुण और प्रमाण हमारे पास 4 अंजलि होता है। और जो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मूत्रस्य क्लेद वाहनम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास मूत्र व स्रोतस के मूल आचार्य सुश्रुत और चरक के द्वारा दोनों लर्न करने हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्रोत दृष्टि के निदान हेतु और चिकित्सा, मूत्र क्रच के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट तो है लेकिन याद नहीं होता है, ये मिचुरेशन वाला बेसिकली श्लोक दिया गया है यहाँ पे, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अग्नि और जल महाभूत की प्रधानता होती है, क्षय के लक्षण देखना है। और यहाँ से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्ती निस्तोद, मतलब कि वृद्धि के कारण बस्ती में तोद होता है, मूत्र त्याग करने के बाद भी मूत्र की इच्छा बनी रहती है मूत्र त्याग की। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि श्वेत। श्वेत के अंदर आपको परिभाषा लर्न करनी है कि शरीर की उष्मा के कारण
त्वचा में स्थित लोमकूपों के द्वारा निकलने वाले जल को ही हम श्वेत कहते हैं। पर्याय इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में उत्पत्ति हमने पहले ही लर्न करनी है। कर्म और पंचभौतिक संगठन देख लीजिएगा कि श्वेत व स्तन्य में जल महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। प्रमाण हमारे पास 10 अंजलि होता है। ओके, जल के समान की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि श्वेत की जो होती है ये क्षय वृद्धि के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है कि अधिक श्वेत का आना, दुर्गंध और त्वचा में कंडोत्पन्न होना। ठीक है, ये स्फोटनम त्वचा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आचार्य चरक के अनुसार मेद व लोमकूप श्वेत व स्रोतस के मूल बताए गए हैं। सुश्रुत के अनुसार श्वेत व स्रोतस नहीं माने गए हैं। ओके, तो सुश्रुत के अनुसार कौन कौन से स्रोतस नहीं माने गए हैं, एक बार ये मुझे आप बता दीजिएगा। धातुगत मल आप हमने पहले से ही लर्न कर लिए हैं कि कौन से धातु के कौन से मल होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाली टेबल मैं आपके साथ अटैच कर दूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इंद्रिय विज्ञान। इंद्रिय इंपॉर्टेंट है। पंच इंद्रियों का वर्णन, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर, आपको ये वाली निरुक्ति लर्न करनी है कि जिसके द्वारा इंद्रिय यानी आत्मा एवं उनके लक्षणों का ज्ञान करवाया जाए वो इंद्रिय होती है। जिसके द्वारा विषय की तरफ दौड़ा जाता है उसे हम इंद्रिय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है। वैकारिक, तामसिक, वैकारी, तेजस और भूतादि, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार से। सो कितनी होती है हमारे पास, 11 इंद्रिया होती हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और एक हमारे पास उभय इंद्रिय होती है। ओके, तो ज्ञान इंद्रियों की संख्या और नाम पता होना चाहिए, कर्म इंद्रियों की संख्या और ज्ञान, और उभय इंद्रिय कौन सी होती है। उसके साथ ही साथ आपको इनके अधिष्ठान भी पता होने चाहिए और उनके द्रव्य भी पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिया पंचक आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अर्थ मतलब कि उनके विषय भी पता होने चाहिए और उनकी बुद्धि भी। ओके, पंचक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उनके पंच ज्ञान इंद्रिय अधिष्ठान, द्रव्य, अर्थ और बुद्धि। ओके, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का वर्णन कीजिए। सो ये सारी चीजें आपने जब पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के प्रिपरेशन की थी तब आपने सारी चीजें अच्छे से पढ़ रखी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट इज योर मन। मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और उसके कर्म और गुण। ओके, मन दैट इज राजस अहंकार और सात्विक अहंकार के द्वारा एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें से एक उभय इंद्रिय होती है दैट इज योर मन। मन की परिभाषा लर्न करेंगे। मन्यते, अवबोधते, ज्ञायते, अनिति मना, पदार्थ में भी लर्न करी थी। जिससे कुछ जाना जाए या फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है मन होता है। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करो। इसे अति इंद्रिय भी कहा जाता है। ओके, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मन जो होता है वो उभय आत्मिक एवं उभय इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय व कर्म इंद्रिय के साथ मिलकर कर्म करता है। ओके, मन के स्थान गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हृदय को सगुण आत्मा, मन व मन के विषय, इनका स्थान बताया गया है। और ये एमसीक्यू के क्वेश्चन टॉप नोच, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ढेल ने शिर व तालु के मध्य में मन का स्थान बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का है कि अगुणत्व और एकत्व। दोष क्या होते हैं, रज और तम होते हैं। और लक्षण, मन तो लक्षण मन तो ज्ञान से भाव अभाव एवच, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज श्लोक को लर्न करना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि ज्ञान का अभाव एवं ज्ञान का भाव होना क्या होता है, मन का लक्षण होता है। भेद क्या होते हैं, शुद्ध, राजस और तामस। मन के विषय एज इट इज लर्न करने हैं। मन के विषय पदार्थ में भी आपने लर्न किए होंगे। चिंतम, विचार्यम, उय्यम, देयम, संकल्प। ओके, मन के कर्म। मन के कर्म हमारे पास 4 ही होते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिए दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रिय अभिग्रह, मंत्र, स्वस निग्रह, उय और विचार। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो उय वाला होता है हमारे पास वो कर्म भी होता है और दैट इज योर विषय भी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मनो व स्रोतस, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास आती है आत्मा। आत्मा इस बार का एक्सपेक्टेड टॉपिक भी है, लास्ट टाइम भी आया था वैसे तो, लेकिन इस बार भी आ सकता है। आत्मा को आपने अच्छे से लर्न करना है। आत्मा का ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ओके, आत्मा किसे कहते हैं, जो द्रव्य चैतन्य, ज्ञान व कर्म का आधार हो, जो नित्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मा। ये श्लोक 8 लाइन का है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट एज इट इज लर्न करने हैं आपको। ओके, सो एज इट इज आपको 16 पॉइंट लर्न होने चाहिए। परमात्मा और जीवित आत्मा में अंतर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये पीडीएफ में एज इट इज अटैच कर दूंगी आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो
इस पेपर के हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। लास्ट बचा है हमारे पास निंद्रा और स्वप्न। यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मना कलमान्विता, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निंद्रा को अच्छे से पढ़ना है। निंद्रा के प्रकार आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी बताई? चरक ने 6, सुश्रुत ने 3 और वाग्भट ने 7। ओके, तो सारों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए और किस किस का क्या कार्य होता है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास आता है कि दैट इज योर नेक्स्ट पॉइंट, स्वप्न की परिभाषा। स्वप्न अच्छे से करना है और स्वप्न की उत्पत्ति, परिभाषा। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज योर स्वप्न के प्रकार। ओके, तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने सारे पॉइंट को अच्छे से सुना होगा। कोई भी इश्यू हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। सो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज।